आप एक पत्थर की तरह होते हो। ट्रेनिंग जो है वो आपको तराशता है। मैं स्टार बनने के लिए आया नहीं था। 4-5 साल एक एक सीन करता रहा मैं। इतनी जल्दी आदमी ऊपर आता है, उतनी जल्दी नीचे भी जाता है। Correct. मैंने भी ये सोचा था कि डॉक्टर बन जाऊंगा कुछ। 3-4 साल के बाद मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं मुंबई में हूँ। मैं जैसे ही शॉट होता था उससे पहले ग्लिसरीन लगाता था। थोड़ा मेरी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी थी। बोले तूने वर्कशॉप में एक वो इंसिडेंट बताया था ना, हाथ रखने वाला। अब ना कोई डायलॉग ना कुछ, बैठा दिया, कैमरा लगा दिया। हाँ, वो बाद में पता चला, ये तो लोगों को पसंद आ गया। परफेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली। आप में ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, उसको फाइंड आउट करें। आप मुझे बोलेंगे कि भाई एक्टिंग छोड़ दो, तो बोले मैं दुनिया ही छोड़ के चले जाऊंगा टाइप में, इस तरह का है मेरा। नवाज सर, वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। बाहर से तो पता ही चला होगा कि कल्ट फॉलोइंग है, इतनी एक्साइटमेंट है, आवाज़ कम करने को बोलनी पड़ी। सो हाउ डू यू फील, हाउ वाज द ईयर 2023 कैसे रहा आपके लिए? अच्छा रहा, ऑफकोर्स थोड़े अप एंड डाउन्स रहे, बट कुल मिला के जो है बहुत ही अच्छा ईयर रहा। और रहा, हाँ, बाहर तो बड़ा अच्छा लगा ऑफकोर्स। तो मतलब इस तरह के रिस्पॉन्स से पता चलता है कि हाँ, अच्छा काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। और आगे जाते 2024 में कुछ ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या आपने सोचा है? बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करना चाहता, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और अपनी एक्टिंग को लेकर स्पेशली, और उसी तरह की फिल्में भी करना चाहता हूँ कि जिसमें थोड़ा यूज़ हो सके, अपनी मर्ज़ी से आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकें। थोड़ा एक होता है कि कहीं ना कहीं वो होता है कि करते करते, क्योंकि हम तो कोई जॉब तो करते नहीं कि एक ही तरह की चीज़ें करते रहते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वो फिल्मों में क्रिएटिव पॉसिबिलिटी होने कि की। हाँ, तो अलग अलग तरीके के रोल करने की पॉसिबिलिटी है। तो जितना भी हो सकता है उतना चाहता हूँ करूँ नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं। जी हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जी। आपका फिल्म बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है और एक छोटे से टाउन से हो। आपका चाइल्डहुड कैसे था? आप क्या बनना चाहते थे? फिल्मों में तब से इंटरेस्ट था कि ये बाद में आया? नहीं नहीं, फिल्मों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और करना तो कुछ और, जैसे रेगुलरली सबका होता है। पहले तो ये होता था भाई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, हम्म हर माँ बाप का यही होता था। उसके बाद जब कॉमर्स आ गया तो लोग बोले बैंक में भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे होटल मैनेजमेंट आ गया, फिर इस तरह के वेन्यूज़ खुलते रहे, धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें होती रही। बट जिस वक्त पे हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त पे तो सिर्फ यही था, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तो पढ़ाई इसी हिसाब से की, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने भी ये सोचा था कि डॉक्टर बन जाऊँगा कुछ, या क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं सोचा कि कहीं ना कहीं किसी पैथोलॉजिकल लैब में कुछ बन जाऊँगा, असिस्टेंट केमिस्ट का काम भी किया मैंने। तो इस तरह की चीज़ें थी। बट थिएटर का या एक्टर बनने का तो मेरे अंदर, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के बाद मेरे दिमाग में आया था। सीधा है। जी तो आप जब इस स्ट्रीम में थे, केमिकल इंजीनियरिंग जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का साइंस है, जी। ग्रेजुएशन के बाद थिएटर या एक्टिंग की तरफ आप कैसे बढ़े? मेरा तो, जब मैं जॉब कर रहा था ये केमिस्ट का, तो मुझे लगा कि मैं यही करता रहूँगा। फिर हाँ, ये होगा कि 1 साल के बाद थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाएगी, फिर 1 साल के बाद और थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा, और मैं यही करता रहूँगा। तो मुझे ना थोड़ा बोरिंग लगने लगा ये सारी चीज़ें। अच्छा। बट मैं क्या करना चाहता हूँ वो मेरे दिमाग में उस वक्त में था भी नहीं। तो बहुत सारे आसपास के दोस्त थे, तो उन लोगों ने, उनके साथ रहते हुए मैंने थिएटर वीटर देखा गुजरात में। मैं गुजरात में जॉब कर रहा था, पहली बार देखा तो थिएटर देखा मैंने, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि सामने एक्टर है और ये ऑडियंस है, इसके बीच में कोई करप्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप अच्छा करोगे तो ऑडियंस, बहुत ही ऑनेस्ट जॉब है ये। इमीडिएट फीडबैक मिल हाँ, जाता है। इमीडिएटली मिल जाता है आपको फीडबैक कि आप कहाँ तक हो, कितने पानी में हो। तो फिर मैं सोचा यही करता हूँ, इसके अलावा मुझे लगता नहीं। और मुझे ज़बान भी मिल गई है कि हाँ, ये शायद ये था जिसके लिए मैं अक्सर परेशान होता था। कोई ऐसा मैं काम करना चाह रहा था, क्रिएटिव काम करना चाह रहा था, जिसमें मेरा मन लगे, एंगेज हूँ मैं। तो ये काम मुझे दिखा जिसमें मैं एंगेज हो सकता हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी लाइफ कर सकता हूँ ये काम। वाह,
दैट्स वाई मैं इसमें आई एंटर्ड इन दिस फील्ड। लेकिन जैसे आपने कहा कि उस वक्त ऐसा था कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर मेन स्ट्रीम, जी। तो आपके परिवार ने क्या कहा जब आपने उन्हें उन्हें कहा कि ये शायद एक ज़रिया है मेरे लिए? सी मैं पता है, मेरे मदर फादर पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। उनको वो किसान, फादर किसान थे, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। इसका फ़ायदा मुझे मिला। क्या होता है ना, जब पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो बहुत डिक्टेट करते हैं अपने बच्चों को कि ये नहीं करो, ये करो। उनके कुछ फ्रस्ट्रेशन होते हैं वो लादते हैं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर। हमें पता है ज़िंदगी का, तुम ये करो। मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि उन इतनी नॉलेज उनको थी ही नहीं। तो मुझे खुला छोड़ रखा था उन्होंने, कि जो मन में आए करो। जो मन में आए वो करो। वो सजेस्ट इसलिए भी नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं था क्या सजेशन देते वो मुझे, करेक्ट। है ना। तो ये मुझे एक बेनिफिट मिला। और मैं, हाँ, उनको ये था कि जो भी करेगा ठीक ठाक करेगा, रिस्पॉन्सिबल बंदा है, समझदार है। मैं करता चला गया, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे। हाँ, उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया, मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद 3-4 साल के बाद मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं मुंबई में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उनको नहीं पता था? हाँ, उनको नहीं पता था कि मैं मुंबई आ गया। उनको क्या लग रहा था? उनको लग रहा था कि कहीं थिएटर कर रहा होगा। मुंबई का आइडिया नहीं था उनको। फिर मेरे एक टीचर जो दिल्ली के टीचर थे, उनके पास गए वो लोग, तो उन्होंने बताया कि वो मुंबई शिफ्ट हो गया। जो आपको वो कॉन्फिडेंस था ना कि ये मुझे करना है रेस्ट ऑफ माय लाइफ और मैं बोर नहीं होऊंगा, ये जो फीलिंग आती है बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर चेस करते हैं कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है। कुछ ऐसा एडवाइस है लोगों के लिए जो अब तक ये नहीं जाने हैं कि उनको करना क्या है लाइफ में? आई थिंक मुझे लगता है कि स्ट्रेस अगर लेते हैं ना कि मुझे कुछ ये मैं करना चाहता हूँ और स्ट्रेस है, मदर फादर ने बोला है या लोगों ने बोला है कि ये जॉब में अच्छा वो है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये है वो है, और उसको स्ट्रेस लेके कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अजीब सा होता है। उसमें शायद आप उसमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो अंदर से लगता है, जो आपको प्रोफेशन की तरह ना लगे, जो पैशन की तरह लगे कि ये मेरा पैशन है, ये मैं करना चाहता हूँ और इससे मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, तो वही करना चाहिए एक्चुअली। मुझे तो ऐसा लगता है जो पैशन और प्रोफेशन में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ना हो। डिफरेंस ना मेरे हो। प्रोफेशन में मैं पैशनेट हूँ। मेरे पैशन का मुझे एक ये प्रोफेशन की तरह पैसा मिलता है मुझे, जबकि मेरा तो पैशन है ये, करेक्ट। है ना। ऐसे थैंक गॉड ये प्रोफेशन भी है। ऐसे नहीं लगता कि काम कर रहे हैं। ना, मुझे कभी नहीं लगा काम। करेक्ट। हाँ, काम में जब ये एक्टिंग छोड़ के या जब मेरी शूटिंग हो रही होती है, शूटिंग छोड़ के जब मैं दूसरी चीज़ों में उलझता हूँ, वो मुझे काम लगता है। जैसे इंटरव्यूज देना जैसे इंटरव्यूज देना नहीं, तो पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, ऑफ कोर्स, पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। एनएसडी कैसे रहा आपके लिए? एनएसडी बहुत अच्छा रहा है, इसलिए रहा क्योंकि उसमें करेक्ट हुई चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक पत्थर की तरह होते हो। ट्रेनिंग जो है वो आपको तराशता है कि आप वही हो, क्या क्या छाटना है यहाँ से ताकि आप दिखाई दे सके, वो है ट्रेनिंग। टैलेंटेड तो आप हो, लेकिन उस टैलेंट को जब तक आप तराशेंगे नहीं, और बिना टैलेंटेड जो टैलेंट नहीं है वो फिर कहीं भी चला जाए, चाहे रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट भी चला जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ट्रेनिंग के लिए भी ज़रूरी है कि टैलेंट हो, तो उसको वो निखार सकता है, बस ये। और आपके बैच में कौन थे एनएसडी में? मेरे बैच में बहुत कमाल के एक्टर्स भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर्स भी थे। स्वानंद किरकिरे मेरा बैचमेट था। जो अभी बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्शन में उन्होंने किया था, वो मेरे बैचमेट थे। सुब्रत दत्ता है और बहुत सारे एक्टर्स थे जो मेरे बैचमेट थे। और जब आप बॉम्बे आए तो कैसे लगा? फर्स्ट 3-4 इयर्स आपने कहा था कि आप ऑडिशन दे रहे थे, वो स्ट्रगलिंग जो पीरियड बोलते हैं, स्ट्रगलिंग वो था। हाँ, वही था, वो सबकी लाइफ में होता है। करेक्ट। तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसे था जब आप काम ढूंढ रहे थे? वो भी देखो, अभी मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई वो बहुत ही, लेकिन वो टाइम भी बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों के बीच में बैठना, खाना पीना, ये सब। हाँ, अब कुछ
काम नहीं है तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी दिक्कतें आती थी, बट इतना ज़्यादा दिक्कत कभी नहीं आई क्योंकि बहुत सारे आसपास के दोस्त थे। अगर कभी आप लो हो जाते तो संभालने वाले लोग होते थे वो। थे आपके बारे। आपने कभी ऐसे सोचा इस टाइम में कि शायद नहीं होगा, जब आप ऑडिशन दे रहे थे, क्या नहीं होगा? ये करियर मेरे लिए नहीं होगा नहीं, कि आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं वो करना चाहता हूँ। मैं स्टार बनने के लिए आया नहीं था, क्योंकि Okay. मैं एक्टर था। हाँ मैं आया था कि मैं काम करता रहूँगा, छोटा मिलेगा काम, बड़ा मिलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज़ वाई इसलिए मैंने कम से कम कोई 4-5 साल एक एक सीन करता रहा। मैंने कभी भी, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई ही नहीं कि मुझे 2 सीन करने हैं। करेक्ट। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया ना। मुझे ये था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ स्टार बनने के लिए। मुझे लगा कि चूंकि बॉम्बे में थिएटर में भी पैसा होता है, थिएटर भी कर लेंगे, इसलिए मैंने आगे एक दो नाटक भी किए। यहाँ पे पैसा भी मिलता है और अपना थोड़ी पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे, है ना, इसलिए आगे। क्योंकि दिल्ली में क्या है, थिएटर में भी पैसा नहीं था उस वक्त पे। करेक्ट। मुंबई में था थिएटर में पैसा, तो इसलिए हम लोग आए थे। कभी मैं ये स्टार बनने के लिए कभी मैं नहीं आया था। मुझे लगा क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं ग्रुप बना के मैं एक अपना ग्रुप बना लूँगा, स्ट्रीट प्लेस भी करूँगा, या शोज़ मिलेंगे कहीं तो वो भी करूँगा, और कोई थोड़ा बहुत काम भी मिल जाएगा फिल्मों में, वो भी कर लेंगे। इतना मेरा ड्रीम था बस। जब सरफरोश हुआ जी, आपको लगता है कि वो एक वो ऐसी फिल्म थी जिसमें अपॉर्चुनिटी वो आई कि मैं एक मेन स्ट्रीम फिल्म में हूँ विद आमिर खान? नहीं, मेरे अंदर तो वो नहीं है। मुझे काम मिला, मैं करके आ गया। कि मेन स्ट्रीम है क्या है, उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेन स्ट्रीम या इस तरह की फिल्म। हाँ, वो पता था कि जो कैटेगराइज कर रखा चंद लोगों ने कि ये आर्ट फिल्म होती है, ये पैरेलल सिनेमा होता है, ये कमर्शियल फिल्म होती है, इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रखा था इन सब चीज़ों पर। बस काम करना था। काम करना है, जो भी अच्छा काम करके आए, कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करके आए। आपके लिए कोई ऐसा, आपके हिसाब से कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो आपको लगता है कि ओके इसके बाद लाइफ चेंज हो गई? ऑफ कोर्स गैंग्स ऑफ वासेपुर थी। Okay. हाँ, और फॉर्चुनेटली उस वक्त पे क्या हुआ, 2012 में मेरी 3 फिल्में रिलीज हुई, तलाश, कहानी और गैंग्स ऑफ वासेपुर। करेक्ट। और वो ईयर जो था मेरे लिए ऑफ कोर्स टर्निंग पॉइंट है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता रही थी इसके पहले कि हमने सभी कास्ट मेंबर्स ऑलमोस्ट का इंटरव्यू किया है, और सबकी एक एक कहानी तो है ही कि ये हुआ था, वो हुआ था। आपकी क्या जो एक ऐसी मेमोरी है जो आपको हमेशा याद रहती है उस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स, जो हमें नहीं दिखाई देता? मैं हालांकि बहुत सारी मेमोरीज हैं, उसमें से एक मेमोरीज का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये था कि मैं जैसे ही शॉट होता था उससे पहले ग्लिसरीन लगाता था, नॉट ड्रॉप के लिए कि वो उसके लिए नहीं, थोड़ा सा इंटेंस करने के लिए अपनी आईज को, तो थोड़ा रेड हो जाती है ना। ये लगा, कोई जब भी शॉट होता था मैं लगाता था, और मैं खुद महसूस करता कि नाउ आई एम ए फैजल खान। वाओ। और मैं बिल्कुल फोकस्ड भी हो जाता था, क्योंकि मेरा बिलीव था ना उस चीज़ पे कि मैं लगाता तो मैं फैजल खान हो जाता हूँ, भले वो हो ना, बट मेरा बिलीव था। और उसके बाद क्या हुआ कि गैंग्स के बाद थोड़ा मेरी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि हर रोज़ 3 महीने तक हर रोज़ लगाया मैंने वो, क्योंकि 3 महीने तक शूटिंग चली थी, तो 3 महीने तक हर रोज़ लगाता था मैं। ये ड्रॉप डालता था यहाँ पे, ताकि आइज़ जो है ना थोड़ा कूल हो जाए टाइप में, इस तरह का था। हमने हुमा कुरैशी से भी बात की, और उन्होंने कहा कि जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट पे पहुंची तो मैंने अपना अकोमोडेशन देखा जहाँ पे रहना था, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बुरा है। फिर शी सेड दैट आई सॉ वेयर अनुराग कश्यप एंड यू वर स्टेइंग, एंड देन शी वाज लाइक हम तो उनसे भी बुरे वाले होटल में एक्चुअली मेरा अच्छा है। एग्जैक्टली। तो कास्ट के साथ क्या मेमोरीज थी? कास्ट के साथ तो यही था कि सब लोग, एक अच्छा सा माहौल बना हुआ था, क्योंकि उससे पहले हमने कुछ दिन का वर्कशॉप भी किया था गैंग्स के लिए। सब लोग बैठ के हम लोग रीडिंग किया करते थे, और इम्प्रोवाइजेशंस, ये वो, एक दूसरे अपने बारे में बताना, कहाँ से आए, क्या था, क्या वीकनेसेस हैं हमारी, क्या ख़ास बात है हमारी, इस तरह की चीज़ें होती। तो सबसे एक वाकफियत हो गई थी, एक दूसरे को जानने लगे थे शूटिंग से पहले। उसके बाद बनारस गए,
बनारस जाने के बाद फिर वही शूटिंग स्टार्ट हुई, तो एक दूसरे को जानते थे, इतना कोई ख़ास ऐसा नहीं लगा कि किसी दूसरे वर्ल्ड में हम लोग आ गए, ऐसा नहीं था। हाँ बट बहुत ही स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ही कम पेजेस की थी, बट सारे जो सीक्वेंस हुए वो बहुत ही इम्प्रोवाइज और इम्प्रॉम्प्टू टाइप हुए कि आज एक दिन हमने 12 बजे शूटिंग ख़त्म कर ली सुबह, तो अनुराग कश्यप के दिमाग में आया एक सीन और कर लेते हैं, कौन सा करें। अच्छा नवाज ढाऊंगा, तुम यहाँ बैठ जाओ तुम लोग। बोले कौन सा सीन है? बोले तूने वर्कशॉप में एक वो इंसिडेंट बताया था ना, हाथ रखने वाला, मेरे लाइफ में हुआ था साथ, वो करते हैं। अब ना कोई डायलॉग ना कुछ, बैठा दिया, कैमरा लगा दिया ना, उसकी रिहर्सल हुई, अब शुरू हो गए तो सीन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई। वाओ, और वो आइकॉनिक सीन था। हाँ, वो बाद में पता चला, ये तो लोगों को पसंद आ गया। और जो भी इस बारे में बात करते वो यही कहते हैं कि हमें बाद में पता चला कि एक्चुअली ये कल्ट फिल्म हम शूट कर रहे थे, पहले शूटिंग के वक्त ऐसे कुछ शूटिंग के वक्त तो किसी को भी पता नहीं होता कि क्या होने जा रहा है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद क्या हुआ? जो फीडबैक मिली, जो क्रिटिकल एक्लेम, लाइफ कैसे बदली आपके लिए? लाइफ अच्छी खासी बदल गई थी। वो तो टेबल था मेरा जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे चेक वेक भी पड़े रहते थे, स्क्रिप्ट भी पड़े रहते थे। तो लोगों का ये था कि भाई कोई सी भी डेट दे दो, कितना भी अमाउंट भर दो, इस तरह की भी चीज़ें थी। बट वो पूरी तरीके से मैंने अवॉइड किया कि नहीं करना है, क्योंकि गलती अगर हो गई तो जितनी जल्दी आदमी ऊपर आता है उतनी जल्दी नीचे भी जाता है। Correct. हम लोगों के लिए तो ख़ास तौर से होता है, बाकी लोगों को तो संभालने वाले बहुत होते हैं। तो वो गलती नहीं की मैंने, बहुत सोच समझ के। उसके बाद सिर्फ माझी द माउंटेन मैन एक फिल्म की मैंने, और लंच बॉक्स की, उसके बाद इस तरह की फिल्में साइन की। लंच बॉक्स भी एक तरह से इतनी आइकॉनिक फिल्म बन गई, एंड आई थिंक एक ऐसी स्लोनेस थी उस फिल्म में कि एकदम सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही मेजर्ड थी। उस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसे रहा? ऑफकोर्स, क्योंकि मैं जैसे आपने कहा कि बहुत ही एक्यूरेट परफॉर्मेंसेस थी उसमें, बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ये परफॉर्मेंस बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और मेरे ख्याल से आज की डेट में इस तरह की फिल्म कोई देखने भी नहीं आएगा अगर आज रिलीज़ कर दें। आज अगर देखें, उस वक्त वो टाइम था, और बाहर से बहुत अच्छा फीडबैक मिला था हम लोगों को कान फिल्म फेस्टिवल से, तो इसलिए यहाँ पे लोगों ने देखा। OTT के बारे में बात करते हैं, वो जी। आपको लगता है कि एक तरह का लेवलर हुआ है टैलेंट और जो कमर्शियल सिनेमा है उसके बीच का जो गैप, जैसे नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं OTT पे, OTT के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग OTT का। सीक्रेट गेम्स? हाँ, मैंने एक ही किया है। हाँ, मैंने एक ही सीरीज़ की और मैं उसको करके फिर निकल लिया। फिर मैंने उसके बाद कोई सीरीज़ नहीं की, ना मैंने देखी आज तक कोई सीरीज़। एक भी सीरीज नहीं मैं देखी? देखता ही नहीं हूँ। क्यों ऐसे? मैं करने के लिए आया हूँ ना यहाँ काम। देखने के लिए तो मैं वहीं काफ़ी था, अगर मैं अपने गांव में ही रहता वहाँ से देख लेता। हाँ, कुछ सीरीज़ होती हैं जिनका पब्लिक नाम ले रही होती है, उसको मैं देखता हूँ। ओके। जैसे मैंने स्कैम देखा, मैंने पंचायत देखा, क्योंकि उनका नाम पब्लिक ले रही थी। तो मैंने देखा यार, जब पब्लिक में डायलॉग फेमस हो जाते हैं, सीन्स बोले जाते हैं, सीन्स के बारे में बात की जाती है, उस सीरीज़ को देखना चाहिए। तो मैंने देखा और वाकई बहुत अच्छे सीरीज़ थे। आपको क्या लगता है कि जो 90s बॉलीवुड जहाँ पे आप थे और आज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? 90s के बॉलीवुड में 80s 90s और कोई आज फ़र्क में नहीं, वही फिल्में बन रही हैं आज भी, सेम, सेम फिल्में बन रही हैं। सिर्फ डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट हाँ, कास्ट। वो तो हर ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम थोड़ी सी बदल गई है, बस इतना ही है। मेकअप बदल गया। और फ्यूचर कैसे रहेगा आपके हिसाब से? मैं तो बहुत ही होपलेस हूँ एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत लोग होते हैं जो बहुत होपफुल होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि भाई ऑडियंस सर्टेन टाइप की फिल्में देखना पसंद करती है। ठीक है, देखिए, अच्छी बात है, इट्स गुड। हर तरह का सिनेमा सर्वाइव करना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। जो कमर्शियल सिनेमा, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो एक तरह का सिनेमा है, इट्स गुड, लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ। बट वो जो दूसरे तरह का सिनेमा, वो शायद अब सर्वाइव ना करे, उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा।
कौन से टाइप का सिनेमा, हैं? जैसे लाइक कौन से टाइप का सिनेमा, किस टाइप का सिनेमा? मतलब एक दूसरे हर क्या होता है, एक सर्टेन टाइप की मूवी चल रही है ना, एक तरह की मूवी हिट हो रही है, इट्स गुड, अच्छी बात है। पहले ये था कि इस तरह की फिल्में भी चल रही थी, दूसरे तरह का भी सिनेमा सरवाइव करता था, करेक्ट। यू नो। So- बट अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, मतलब कि अब रेयर कभी 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 कभार हो जाया करेगा ऐसा कि कोई अच्छा सिनेमा आ गया टाइप में, है ना। और आपके पर्सनल लाइफ में कैसा चेंज आया? आपको जो वो स्टार जो लोग पहचानते हैं, लोग आपको आते हैं, फोटोज लेते हैं, वो प्रोसेस और वो शिफ्ट कैसे था इस जर्नी में? मैं उसको बहुत ज़्यादा वो सीरियसली नहीं लेता कि उसकी वजह से कोई, मुझे काम करना अच्छा लगता है। लोगों को लगेगा शायद ये बहुत अजीब सी बात बोल रहा है ये, बट रियली मुझे मुझे जो फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, जब मैं कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, वो मेरी लाइफ है, मुझे वो अच्छा लगता है। मैं, वो कहते हैं ना, तोते की जान पिंजरे में होती है, मेरा तो जो पूरा सब कुछ है उसी में है। जब मैं किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करता हूँ तो उसमें मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मुझे मालूम है कभी कभी जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, नहीं हो पाती, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी उसका कुछ 5% होता है, कभी 10% होता है। तो ये जो जद्दोजहद है, जो कश्मकश है, इसमें बड़ा मज़ा आता है प्रोसेस में। इस प्रोसेस में मुझे। या हम लोग वो लोग हैं कि जो स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते हैं, इस तरह का हॉल है और बैठ के 2-3 एक्टर बैठ के उस पर काम कर रहे हैं, घंटों घंटों काम कर रहे हैं, भूल जाते हैं। तो उस तरह की प्रोसेस से मैं आया हूँ। जब मैं थिएटर करता था, हम लोग वही उसी एक ग्रुप था, और लेट्स सी देखते हैं कितने तरीके से एक कैरेक्टर को किया जा सकता है ना। तो उसी प्रोसेस से मैं फिल्मों में आया, फिल्मों में भी वही प्रोसेस मुझे अच्छी लगती है। और ये जो पूरी आपकी जर्नी है अब तक की, आपका एक जो माइंडसेट है जो आपने रखा है, एज यू नो, आपने कहा कि अप्स एंड डाउन्स है, फिल्म्स अच्छी परफॉर्म करती, नहीं परफॉर्म करती है, लेकिन आपका माइंडसेट क्या रहा है बिगनिंग मेरा टू काम है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा काम एज एन एक्टर, मैं पूछता हूँ कभी कभी अपने से कि मेरा क्या काम है। मेरा काम है कि मैं जो प्रोसेस है, जो जिस वक्त पे फिल्म की शूटिंग हो रही होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो मेरा काम है। मतलब कि मैं कितना कोशिश कर सकता हूँ, कितना अच्छा, कभी होता है कभी नहीं होता, कितना कोशिश करके हम लोग एक ऑनेस्ट काम करके आ सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। Correct. उसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। फिल्म कितने थिएटर पे रिलीज़ करेंगे लोग, क्या उसका बॉक्स ऑफिस होगा, क्या उसमें एडिटिंग होगी, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम ख़त्म हो गया जहाँ पे मैं बिल्कुल सेट पे जाके एक ओबीडियंट एक्टर की तरह काम करता हूँ। जो जिनके साथ मैं काम कर रहा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ दोबारा मेरे साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ओबीडियंट एक्टर हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं काम करता हूँ, उसके बाद फिल्म ख़त्म हुई, मेरा काम ख़त्म हुआ, थैंक यू। आप मुझे प्रमोशन के लिए बुलाओगे, मैं चला जाऊँगा, जो भी कुछ कहोगे वो मैं कर लूँगा, बट मेरा जो काम है वहाँ ख़त्म हो जाता है, बस। तो बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड प्रोसेस है। प्रोसेस। करेक्ट। और इस जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है जो आप, क्योंकि यू कैन टेल ना कि आप एक्टिंग के फैन हो, लाइक मुझे एक्टिंग करना है, मुझे मेरा काम करना है। आपको कभी ऐसे लगा कि आपका काम आपको कंज्यूम करता है? जैसे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में लोग बहुत बात करते हैं कि यू लीव योर वर्क एट वर्क और फिर आप घर जाते हो। नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मैं पूरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ काम में है, एक्टिंग की उसमें है। मेरा कोई पर्सनल या बैलेंस, मैं आई डोंट वांट टू डू अ काइंड ऑफ बैलेंस। ये मेरा लाइफ ये है, और मुझे खुशी होती है, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं अब ट्रैवलिंग करूँगा। मैं काम कर लिया मैंने, अब मुझे 1 महीना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। नो, मुझे खुशी होती है कि थैंक गॉड कि मैंने ये प्रोफेशन चुना। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी, मेरा कोर भी आर्टिस्ट है, और मुझे प्राउड होता है इस चीज़ पे। मैं कोई इसको काम की तरह नहीं लेता, ये छोड़ के मैं अब रेस्ट कर रहा हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, नहीं। आप अपना काम हो। मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना चाहता हूँ, काम पूरा। मुझे अच्छा लगता है, मेरे काम नहीं है मेरे लिए, मेरा पैशन है ये। वाह। हाँ,
मेरी लाइफ यही है। आप मुझे बोलेंगे कि भाई छोड़ दो ये सारी चीज़ें और ना थिएटर करो ना स्ट्रीट प्ले करो ना एक्टिंग छोड़ दो, तो बोले मैं दुनिया ही छोड़ के चले जाऊंगा टाइप में, इस तरह का है मेरा। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मुझे खुशी होती है इसमें, यू नो। मेरी लाइफ यही है, मुझे इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं लगती। जब शूटिंग नहीं हो रही होती, हाँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक है, तब आप क्या करते हो? बस एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ। आप मुझे बैठा दोगे कहीं पे, खाली बैठा दो, कुछ भी नहीं होगा, मैं तब भी कुछ ना कुछ सोचता रहूँगा, तैयार करता रहूँगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे जो ऑफ कैमरा लाइफ बोलते हैं वो क्या है? ना मेरी दोस्तों के साथ? ऑफ कैमरा लाइफ कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं, और ना होना भी नहीं चाहता मैं। वाओ, ये पहली बार ये आंसर है शो पे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए लाइफ में। इसलिए बहुत सारे लोगों को कभी कभी बुरा लग जाता है, यार दोस्तों को, आपस के लोगों को। और मेरे यार दोस्त भी वही हैं, एक्टर हैं सारे। बैठ जाते तो खाली टाइम में एक्टिंग के बारे में बात करते। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है एक्टिंग? बहुत सारे दोस्त हैं, आप नहीं जानते ना। नहीं जानते। ओके, फादरहुड के बारे में बात करते हैं। आपने अभी एक फोटो डाली आपके डॉटर की जो काफ़ी वायरल हुई है इंटरनेट पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस एटीट्यूड से जो आपका है, यू आर कंज्यूम्ड बाय योर वर्क, तो पैरेलली ये जर्नी कैसे रही? ये अच्छी है, अच्छी जर्नी है। उससे मुझे खुशी होती है उसको देख के, मेरी बेटी को देख के। हर बाप को होती है, ऐसा कोई मैं कोई स्पेशल नहीं। क्या आप जो क्वालिटी टाइम बोलते हैं वो कैसे आप बताते हो अपनी? उससे भी मैं एक्टिंग के ऊपर बातें करता हूँ। उससे मैं अच्छी अच्छी फिल्मों के बारे में बातें करता हूँ उसके साथ। हाँ, उसको जो मैं कुछ फिल्में करता हूँ उसको सजेस्ट करता हूँ, वो अपने बारे में अपनी कुछ बताती है। हम लोग एक्टिंग के ऊपर बहुत बातें करते हैं। जब भी मैं मिलता हूँ उससे, मैं सिर्फ एक्टिंग के ऊपर बातें करता हूँ। और नेक्स्ट आपके लिए क्या एक्साइटिंग है? आप क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो एक्टिंग में? क्योंकि आप एक्टिंग में इतना कंज्यूम हो, तो उसके बारे में। इसी मैं अभी मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, कोस्ताव। 2-3 दिन बाद एक सीन होना है, तो भी हम लोग आ रहे थे, मैं अनूप बात कर रहे थे कि 2-3 दिन बाद मेरे एक बड़ा सीक्वेंस होने वाला है, उसमें परफॉर्मेंस से एक बड़ा सीन है। तो मैं उस सीन के बारे में डिस्कस कर रहा था कि वो सीन मंगवा ले, मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच में करना चाहता हूँ उसको। जो रेगुलर एक कंफर्ट जोन होता है उससे अलग हट के थोड़ा सा लेट्स सी देखते हैं अलग तरीके से कैसे हो सकता है वो सीन। तो वो उसी के बारे में बात चल रही थी। हाँ, अभी जब आ रहे थे हम लोग। ओके, थोड़ा ओवर आर्चिंग क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि क्या आप रिलीजियस हो? क्या आप स्पिरिचुअल हो? आप भगवान में मानते हो? डेस्टिनी में मानते हो? मैं ऑफकोर्स सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा अलग तरीका है। मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ तो खैर बहुत ही पर्सनल है, बट मैं जितने भी रिलीजन है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग वो माइंडसेट से जाते हैं, राइट, कि मुझे स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है मेरा काम ही स्पिरिचुअल, मैं उसको उसी तरीके से लेता हूँ। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे ही लेता हूँ मैं अपने काम को। हाँ। आपका सबसे फेवरेट रोल कौन सा रहा है अब तक का? मेरा फेवरेट रोल एक्चुअली ठाकरे मेरा फेवरेट रोल है। लोगों को शायद न लगे, और या फिर हड्डी। हाँ, क्योंकि मेरी जितनी ताकत थी, जितनी मेरी सोच थी, जितनी मेरी नॉलेज थी, उन कैरेक्टर्स को करने में लगाई। हड्डी हो चाहे वो ठाकरे हो, बहुत ही माइन्यूटली मैंने तैयारी की थी उन कैरेक्टर्स की, हड्डी और ठाकरे की। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है जो कैरेक्टर, वही सबसे दिल के करीब होता है। आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि शायद दूसरे लोगों को ना लगी हो ठाकरे के बारे में, तो आप उससे कैसे डील करते हो जब आपने इतनी मेहनत की है कैरेक्टर के ऊपर? नहीं तो मैंने ऑफ कोर्स मेरा तो काम है मेहनत करने का। मैं अपनी मेहनत का फिर लोगों से थोड़ा ना, यार मैंने मेहनत की है, तुम पिक्चर जाके देखो। पिक्चर जाके देखो और अच्छा बोलो, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें की है। ये क्या मतलब है?
नहीं तो आप अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो क्या वो आपको अफेक्ट करता है? अफेक्ट तो नहीं, अफेक्ट नहीं करता, बट मैं अगर कोई पूछता है तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत इन 2 कैरेक्टर में की थी और मेरे सबसे दिल के करीब ये 2 कैरेक्टर रहे हैं। क्योंकि वो इतना इनपुट था। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा परेशान इन 2 कैरेक्टर्स ने किया। परेशान क्यों? मतलब मेरी रातों की नींद उड़ा दी टाइप में ऐसा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक होता ना एक मिराज जो होता है, जो दूर से दिखता है, पास आते हैं फिर ऐसा दिखता है, फिर दूर दिखाई देने लगता है। मेरे लिए दोनों कैरेक्टर ऐसे थे कि मुझे लग रहा था मैं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, और बहुत मेहनत की, ऐसा लगता था कुछ छूट रहा है, फिर कोशिश करता था। उस तरीके से रहा है। ये चीज़ किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ नहीं हुई कभी मेरे साथ, जब मैं दूसरे कैरेक्टर कर रहा था। इन 2 कैरेक्टर के साथ हुई कि मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। हालांकि बहुत ही मेरे को आज की डेट में सोचूं तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है एक्चुअली, और होना भी नहीं चाहिए। वो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो बहुत ही क्लीशेड होता है। एक 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 हल्का हल्का सा वो रहना चाहिए परफॉर्मेंस में भी ना, अच्छे और बुरे के बीच में रहनी चाहिए। परफेक्ट परफॉर्मेंस या परफेक्शनिस्ट होना मेरे को बहुत ही अजीब सा लगता है, मैकेनिकल सा लगता है, जैसे बहुत ही रियल नहीं लगता। हाँ, रियल नहीं लगता। क्योंकि आम लाइफ में अगर आप देखें तो हर आदमी की लाइफ में वही है, कोई परफेक्ट नहीं है, यू नो। तो वैसी परफॉर्मेंस भी रहनी चाहिए, अप टू द मार्क, ये वो वैसा नहीं। क्योंकि परफेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अलावा भी हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, संभावनाएं बहुत होती हैं किसी एक कैरेक्टर को करने के लिए। आपका फेवरेट को स्टार अब तक? फेवरेट को स्टार मंटो में जैसे मेरा फेवरेट को स्टार था चंदन राय सान्याल था। और अभी जो मैं कोस्ताव कर रहा हूँ, एक नायक का कैरेक्टर कर रहे हैं। ही इज़ अमेजिंग एक्टर, इतना गिविंग एक्टर है। और पता नहीं मेरी ज़्यादा उनसे पहली बार मैं उनसे मिला और वो देख के लगा कि यार ये तो बहुत ही गिविंग एक्टर है। उसके साथ वो तो सिक्योर एटमॉस्फेयर में वो रख देता है आपको, ला के आपको मतलब ऐसा लगता है कि इस एक्टर के सामने मैं वो नहीं, ये मुझे दे रहा है एक्चुअली, इंस्पायर कर रहा है मुझे कुछ अच्छा करने के लिए। कोई ऐसा एक्टर या फिल्म मेकर जिसने आप पे बहुत इम्पैक्ट किया हो, एक्टिंग स्टाइल, या जिससे आप इंस्पायर हुए हो? प्रशांत नारायण, एक प्रशांत डायरेक्टर थे जो न्यूयॉर्क के थे, इंडियन थे, न्यूयॉर्क में रहते थे। उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी पतंग, बहुत पहले। तो जिसके बारे में फिर रॉजर एबर्ट ने भी लिखा था, जो क्रिटिक्स थे बहुत बड़े, है ना। उनकी जो प्रोसेस थी वो मुझे उस आदमी ने इंस्पायर किया, उसकी प्रोसेस ने बहुत इंस्पायर किया। और जब हम लोग अहमदाबाद में शूट कर रहे थे पतंग का, तो उसका शूटिंग करने का जो स्टाइल था वो बहुत ही अलग था। 3 कैमरे लगा रखे थे और हमें बोलता था, मेरे साथ बहुत सारे नॉन एक्टर काम कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे भी थे, और उनके बीच में मुझे छोड़ देता था कि मैं बता दूंगा, आप करते रहो, जो भी सीन का एसेंस ये है, इसके आसपास जो भी कुछ है करते रहो। और वो शूट, अगर 1 मिनट का वो उसको शूट निकालना है तो वो कम से कम 3 घंटा शूट करता था वो। और हम करते जाते थे। हमें नहीं पता कि कहाँ से एक्शन बोला उसने, कहाँ पे कट बोला, हमें ये मालूम ही नहीं था। शुरू में बहुत बोर होता था मैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा कि मेरी लाइफ ही यही है टाइप में। वहाँ से वो 1 मिनट का कैप्चर करता था वो। तो जब मैंने उसके रशेस देखे तो मुझे लगा कि मैं भी, जैसे वो नॉन एक्टर थे, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो प्रोसेस। और फिर उसको रॉजर एबर्ट ने उस चीज़ को, उसी प्रोसेस को बहुत अच्छे से लिखा था उन्होंने अपने रिव्यू में। इस एंटायर जर्नी में अगर लुकिंग बैक, क्या आप कुछ चीज़ बदलते? अगर कुछ बदल सकते थे, ऑप्शन मिला तो क्या आप कुछ चेंज करते? हाँ, चेंज तो बहुत सारी चीज़ें जो मन तो था, बट मैं यहाँ बता नहीं सकता। हाँ, कुछ नहीं बता सकते? नहीं, बता नहीं सकता एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें हैं मन में जो चेंज होनी चाहिए थी, बट। लास्ट क्वेश्चंस, अगर आप एडवाइस दे सकते हैं लोगों को, जस्ट जनरल एडवाइस,
लाइफ कैसे जीनी है, पर्पस कैसे करना है, काम कैसे करना है, तो आप क्या कहते हैं? यार लाइफ के बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी लाइफ ही बहुत ही मेस टाइप की बट हाँ, मैं काम के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ बता दूँ, मतलब जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप ना अपनी ओरिजिनलिटी को कभी ना छोड़ें क्योंकि वही है जो एक्टर्स जो इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होना ठीक है, टेक्निक्स, किसी की टेक्निक से, किसी क्राफ्ट से कुछ इंस्पायर हो गए, विच इज़ वेरी गुड, बट आप वैसा बनना चाहें वो गलत है क्योंकि आप में ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, उसको फाइंड आउट करें कि आपकी खासियत ऊपर वाले ने जो आपको दी है, जो एक इनर जो ब्यूटी दी है, उसको एक्सप्लोर करें, उसको लेके आए, निकाल के लाएं, ना कि जो बाहर से दिखने वाली दुनिया है उसको उससे इंस्पायर होके वैसा बनना चाहें, वो नहीं, क्योंकि आप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे के भेजता है ऊपर वाला आपको, यू नो, उसको फाइंड आउट करें। आपका ड्रीम रोल, जो मेरा- कैरेक्टर आपने कभी नहीं खेला लेकिन मेरा खेलना वो शो चाहते का हो? बड़ा मन है करने का। ओह वाओ, हाँ, वाइल्ड वाइल्ड हाँ, वो वेस्ट, तो मैंने देखी। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। वाइल्ड कंट्री। और आप खुद को एडवाइस क्या दोगे? For मैं खुद को तो मैं किताब लिख दूंगा खुद पर एडवाइस। एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके लिए? हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में यही है कि मुझे लगता है कि इस सीन में जो मैंने सोचा था उसका थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट हो गया है, ये कर दिया है मैंने, वो मेरी लाइफ का बहुत हैप्पीएस्ट जो मोमेंट दिमाग होता है। में था। और जब मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ वो अच्छा लगता है। Amazing. Thank you so much, sir. It's been lovely and hope मैंने ज़्यादा परेशान नहीं किया आपको questions के साथ. Thank you. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community and I'll see you soon.